ओम नमः शिवाय दोस्तों। क्या आप अपनी सीकेडी को सच में रिवर्स करना चाहते हो? क्या आप सच में अपनी किडनी की बीमारी से मुक्ति चाहते हो? अगर आपका आंसर हाँ है, तो केवल इतना छोटा-सा काम कर लीजिएगा। मेरी आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है, केवल इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ऐसा इस वजह से क्योंकि 23 जुलाई को डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने एक इवेंट रखा था, जिसमें उन्होंने डायलिसिस के और कई बीमारियों के पेशेंट के दिखाए, जिसमें कि उन्होंने ये बोला कि सीकेडी क्योर होती है और लोगों का ग्रैड थेरेपी से डायलिसिस बंद हो जाता है। मेरी आप सबसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। मैंने उस इवेंट के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उस वीडियो को पब्लिश कर सकूँ। ऐसा इस वजह से क्योंकि उस वीडियो को अगर मैं पब्लिश करता हूँ, तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएँगे, मेरे को एलोपैथी का एजेंट बोलेंगे, मेरे को डॉक्टर विश्वरूप सर के खिलाफ बोलेंगे और उल्टी-सीधी कमेंट गाली-गलौज करने लगेंगे। लेकिन मेरी आत्मा मेरे को कोसने लग रही है। वो मेरे को ये कह रही है कि अगर मेरे को सच्चाई पता चल रही है, तो मैं लोगों को क्यों ना बताऊँ? मेरे वीडियो से और उस सच्चाई से अगर 1-2 बंदों का भी भला होता है, उनके लाखों रुपए लूटने से बच जाते हैं, तो मैं क्यों इन बातों को छुपाने लग रहा हूँ? इस दुनिया में झूठ बोलने वालों की वजह से लोगों को जितना नुकसान होता है, उससे ज़्यादा नुकसान सच छुपाने वालों की वजह से होता है। और मैं सच छुपा करके लोगों का नुकसान नहीं करना चाहता, नहीं तो मेरी आत्मा मेरे को कोसे जाएगी। इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ। वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो हमेशा सबूतों के साथ में बात करते हैं, हमेशा वेल रिसर्च करके बात करते हैं, बिना सबूतों के किसी से बात नहीं करते, हमेशा प्रूफ साथ में लेकर के चलते हैं। वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी किडनी पेशेंट के मामले में रिपोर्ट्स देखने आने से भागने लग रहे हैं। वो ये कहने लग रहे हैं कि रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा मत करो, सिम्पटम्स को ध्यान दो। सिम्पटम्स के ऊपर भरोसा रखो, अगर लोगों को सिम्पटम्स नहीं आने लग रहे हैं तो उनकी बॉडी ठीक है, अगर सिम्पटम्स आने लग रहे हैं तो किडनी डैमेज है। अरे सीकेडी की स्टेज 4 तक 1, 2, 3, 4 लोगों को यही नहीं पता चल पाता कि मेरी किडनी खराब है। एकदम से इमरजेंसी सिम्पटम आते हैं, तो क्या उनकी किडनी कभी खराब ही नहीं थी? पेशेंट का क्रेाटिनिन 6-7 तक भी पहुँच जाता है, तो भी उसको ये नहीं पता चलता कि मेरी किडनी में डैमेज आ रखा है। तो क्या इसका मतलब उसकी किडनी खराब ही नहीं है? आप अपने घर में 10 बंदों का टेस्ट करवाइए। अगर आप किडनी पेशेंट हैं, तो आप नोटिस करोगे केवल और केवल जो बंदा जिसकी किडनी खराब है, उसका क्रेाटिनिन हाई आएगा और बाकी के जितने भी बंदे जो उनकी किडनी खराब नहीं है, उन सबका क्रेाटिनिन 1.2 के नीचे आएगा, नॉर्मल रेंज में आएगा। तो इसका सीधा-सीधा मतलब नहीं है कि क्रेाटिनिन का और किडनी का डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसा क्यों है कि जिसकी किडनी खराब आ रही है, कि केवल और केवल उसी का क्रेाटिनिन बढ़ा हुआ आने लग रहा है? तो ये सीधा-सीधा मतलब है कि अगर पेशेंट की किडनी खराब है, क्रेाटिनिन बढ़ा हुआ आएगा और अगर पेशेंट की किडनी ठीक होने लग रही है, तो क्रेाटिनिन कम आएगा। ये डेफ़िनेटली ये बिल्कुल सही बात है। आपने इवेंट करा, इवेंट में आपने एक भी पेशेंट आपने अब तक हज़ारों लोगों का ट्रीटमेंट करा है। हज़ारों किडनी पेशेंट में से एक भी पेशेंट आपने ऐसा नहीं दिखाया, जिसने ग्रैड थेरेपी का ट्रीटमेंट लिया और उसका क्रेाटिनिन 1.2 के नीचे आ गया। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा-सीधा मतलब नहीं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने लग रहे हो। आप कह रहे हो कि भई सिम्पटम्स में आराम आ गया, तो इसका मतलब सीकेडी क्योर हो गई। अरे क्योर वर्ड बहुत ज़्यादा भारी वर्ड होता है। क्योर वर्ड का मतलब होता है कि आपने बीमारी को बिल्कुल ठीक कर दिया और अगर पेशेंट की किडनी क्योर होने लग रही है, तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल क्यों नहीं आएगी? और अगर रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तो आप क्यों शो नहीं कर रहे? जितने भी पेशेंट आपके पास आने लग रहे हैं, उनमें काफ़ी पेशेंट ऐसे भी रहे होंगे, जिनका अभी तक डायलिसिस नहीं हुआ था, जिनका क्रेाटिनिन 4-5 रहा था और 4-5 वाले क्रेाटिनिन को तो कभी सिम्पटम्स रहते ही नहीं हैं। तो उनको सिम्पटम्स रहते ही नहीं, तो आपने उनका इलाज क्यों करा? आपकी नज़र में तो उनको पेशेंट ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनको तो किसी प्रकार के सिम्पटम ही नहीं थे। लेकिन अगर वो एक पेशेंट थे और उनके क्योंकि उनका क्रेाटिनिन बढ़ा हुआ था, उनके रिपोर्ट्स के पैरामीटर हाई थे और अगर उनको सिम्पटम्स नहीं थे, लेकिन फिर भी मान करके चलते हैं वे सीकेडी के पेशेंट थे। लेकिन अगर आप ये कहने लग रहे हो कि सीकेडी क्योर होने लग रही है, तो उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल क्यों नहीं आई? उन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया, जब उनका 4-5 क्रेाटिनिन चलने लग रहा था, तो आपसे 1 साल, 1.5 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनका क्रेाटिनिन 1.2 के नीचे क्यों नहीं आया? और अगर किसी का आया, तो फिर आपने रिपोर्ट क्यों शो नहीं करी? ये तो मैं नॉन डायलिसिस पेशेंट की बात करने लग रहा हूँ। अब डायलिसिस पेशेंट के ऊपर में बात करते हैं। डायलिसिस पेशेंट में तो आपने ये करा कि एक हाथ से डायलिसिस का झुनझुना प ले लिया पकड़ा छीन लिया और दूसरे हाथ में गर्म पानी में बैठने का झुनझुना पकड़ा दिया। जो पेशेंट आ रखे थे, वो खुद अपने मुँह से कहने लग रहे थे कि हम साल भर से गर्म पानी वाली थेरेपी करने लग रहे हैं। एक बंदा उनमें से कहने लग रहा था, अब मैं बीच-बीच में स्किप करने लग गया हूँ। अरे बंदे ने डायलिसिस तो फिर भी हफ्ते में 2 बार 3 बार जाता है। आप डेली 1 साल से पेशेंट को 2 बार 2 घंटे 3 घंटे के लिए गर्म पानी में बिठाने लग रहे हो, उसका कोई एंड है या नहीं? और मैंने ये अपने सेमिनार में, अपने इवेंट में और अपने जो पिछले वीडियो बनाए थे, उन वीडियोज़ में खुद ये बात कही थी कि टेम्परेरी टाइम के लिए डायलिसिस बंद हो जाता है। एलोपैथी डॉक्टर्स की गलती की वजह से भी कोई पेशेंट अगर जल्दी डायलिसिस पे चला जाता है, तो आप उनका डायलिसिस बंद करते हो, तो उनको एकदम से इमरजेंसी सिम्पटम नहीं आते।
और मेरे को आप 1000 पेशेंट दो, आप 1000 पेशेंट दोगे तो उनमें से 100-200 पेशेंट का तो 2-3 महीने में मैं भी डायलिसिस बंद करवा दूँगा। तो आप टेम्परेरी टाइम के लिए डायलिसिस बंद करने लग रहे हो, लेकिन डायलिसिस बंद करके आप उनको 1 साल तक गर्म पानी में बिठा करके उबालने लग रहे हो, लेकिन उससे फिर कोई रिज़ल्ट भी तो मिलना चाहिए ना। क्या पेशेंट की सीकेडी परमानेंटली क्योर हो गई है? जितने पेशेंट आए हुए थे, उनमें से एक की भी रिपोर्ट आपने इवेंट में नहीं दिखाई। आप रिपोर्ट दिखाते कि देखो इनका डायलिसिस बंद हो गया, डायलिसिस बंद हो करके अब इनका क्रेटिनिन 1.2 के नीचे आ गया है, इनका जीएफआर बढ़ के 70-80 के करीब पहुँच गया है, इनकी सीकेडी क्योर हो गई है। अरे तभी तो हम मानेंगे ना कि सीकेडी क्योर होने लग रही है, कैसे पता चलेगा सीकेडी क्योर होने लग रही है? मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं ट्रीटमेंट केवल सिम्पटम्स के ऊपर नहीं करता। मेरे ट्रीटमेंट से सिम्पटम्स में तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है, साथ में जीएफआर को बढ़ाता हूँ, क्रेटिनिन को कम करता हूँ, तब जा करके मैं अपने पेशेंट को ये कहता हूँ कि हाँ भाई सीकेडी रिवर्स होने लग रही है। लेकिन क्योर मैं तब भी नहीं करता, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, क्या पता किसी में अच्छा रिज़ल्ट ना भी मिले, क्योंकि पेशेंट क्या पता इतनी ज़्यादा लास्ट स्टेज में आया हो कि उसको बचाना मुश्किल हो। लेकिन आप क्योर वर्ड यूज़ करने लग रहे हो, क्योर वर्ड का तो सीधा-सा मतलब ये है कि ऑर्गन पहले की तरह नया बन गया और पहले की तरह नया बन गया तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल क्यों नहीं आ रही? और अगर नॉर्मल आने लग रही है तो आप शो क्यों नहीं कर रहे? और अगर आप रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा नहीं करने लग रहे हो, तो जो पेशेंट जिनको किसी प्रकार के सिम्पटम्स ही नहीं है, तो आप उनको पेशेंट मान करके उनका इलाज क्यों करने लग रहे हो? ये कैसा काम चलने लग रहा है? बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी चलने लग रही है, मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखने लग रहा है। लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इतना ठगा जाने लग रहा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, किसी प्रकार की ग्रैड थेरेपी से कोई ज़रा-सा भी बेनिफिट नहीं मिलता। इस इवेंट ने ये साबित कर दिया कि क्योर तो बिल्कुल भी नहीं होती है सीकेडी। ख़ास करके ग्रैड थेरेपी से तो बिल्कुल भी क्योर नहीं होती है। ये केवल बेवकूफ़ बनाने लग रहे हैं। नहीं तो अगर क्योर होती तो रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाते? रिपोर्ट के बेस पे शो करना चाहिए था। मैंने 1 वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाए, 3 वीडियो बनाए, सब में बस एक रिक्वेस्ट करी कि हाँ भाई अगर ये क्योर होने लग रही है, तो 1 साल, 2 साल हो चुके थेरेपी को लॉन्च करे हुए, 1 या 2 पेशेंट की ऐसे रिपोर्ट दिखा दो जो क्रेटिनिन 1.2 के नीचे आ गया हो, जीएफआर 80 को क्रॉस कर गया हो। आप डायलिसिस बंद करके 1 साल से बंदों को गर्म पानी में बिठाने लग रहे हो, ना बंदों का डायलिसिस ढंग से छूट करके देने लग रहा है, ना वो गर्म पानी से बाहर निकल के देने लग रहे हैं और पेशेंट को आप ये कहने लग रहे हो कि उसकी किडनी क्योर हो गई। अरे क्योर हो गई तो पेशेंट को नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, डायलिसिस छूट गया, गर्म पानी भी उसको छोड़ देना चाहिए, अपना हेल्दी लाइफ, नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, तब वो हम कहेंगे ना क्योर हो गई। तब हम कहेंगे जब उसकी रिपोर्ट नॉर्मल दिखेगी हमें। कहाँ आप सबूतों की बात करते रहते हो? कहाँ आप रिपोर्ट से भागने लग रहे हो? दूसरे नंबर पे कहने लग रहे हो कि एक पेशेंट का क्रेटिनिन 27 है, उसको सिम्पटम नहीं आने लग रहे हैं। एक पेशेंट का क्रेटिनिन 1.6 है, उसको इमरजेंसी सिम्पटम आने लग रहे हैं। अरे हर पेशेंट की रिपोर्ट अलग होती है, उनके पैरामीटर अलग होते हैं। डेफिनिटली 100 में से 100% जिसको 1.6 है, लेकिन इमरजेंसी सिम्पटम है, तो उसका प्रोटीन लीकेज ज़्यादा है। जब प्रोटीन लीकेज ज़्यादा होता है, तो शरीर में वीकनेस, साँस लेने में दिक्कत, सूजन ज़्यादा आने लग जाती है। क्या आपकी टीम में कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, जो आपको ये बातें बता सके? आपकी टीम में कोई भी किडनी स्पेशलिस्ट नहीं है, जो आपको इतना बेसिक ज्ञान दे सके? कि इसकी पेशेंट की कंडीशन खराब इन वजह से है और जिसका क्रेटिनिन 27 है, उसका आपने यूरिया कम कर रखा है, यूरिक एसिड कम कर रखा है, इसलिए उसके इमरजेंसी सिम्पटम डिले होने लग रहे हैं। लेकिन अगर उसका क्रेटिनिन और बढ़ता रहा तो उसको इमरजेंसी सिम्पटम आएँगे। मैं लिख के देने लग रहा हूँ, दोनों पेशेंट में यही डिफरेंस है। आप एक जेन्युइनली साइंटिफिक डिफरेंस होते हुए भी उस डिफरेंस को इग्नोर करके आप सभी प्रकार की रिपोर्ट्स को इग्नोर करने लग रहे हो। बिना रिपोर्ट्स के कैसे ये पता चलेगा पेशेंट की बीमारी ठीक हो गई है? अरे ऐसे-ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको सीकेडी होती है लेकिन शरीर से पता नहीं चलता कि भाई बंदे को किडनी फेल हो रखी है। डायलिसिस पेशेंट भी ऐसे-ऐसे आते हैं जिनका शरीर देख करके कोई कह नहीं सकता कि इसका डायलिसिस चलने लग रहा है। तो आपकी नज़र में तो उनको पेशेंट ही नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको तो किसी प्रकार के सिम्पटम्स ही नहीं है। अरे यार! सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा दिल दुखने लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है मेरा। मेरी बहुत उम्मीदें थी इस इवेंट से कि पेशेंट ऐसे दिखाए जाएँगे जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी होगी, जिनका सीकेडी कंप्लीटली रिवर्स हो चुका होगा। लेकिन मेरी सबसे हाथ जोड़ कर के रिक्वेस्ट है, मैं आपको साइंटिफिक बात बताने लग रहा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो आपकी मर्ज़ी। ट्रीटमेंट मैं भी देता हूँ, ठीक है? और मैं भी पेड ट्रीटमेंट देता हूँ। फ्री में मैं केवल वीडियोज़ देता हूँ, नहीं तो पेमेंट बेसिस पर ही मैं ट्रीटमेंट देता हूँ। लेकिन मैं किसी को इस प्रकार से गुमराह नहीं करता जैसे ये गुमराह करने लग रहे हैं। ठीक है? मेरी इतनी गंदी आदत नहीं है। मैं साफ और सच बोलता हूँ और यही मेरी अच्छाई है। अगर मैं ये कह रहा हूँ रिवर्स हो रही है, तो हर स्टेज में रिवर्स होने के चांसेज़ होते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता कि भई जिस प्रकार से ये कहने लग रहे हैं कि क्योर होने लग रही है, लेकिन रिपोर्ट्स दिखाने के नाम पे भाग जाए। ऐसा मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ रिवर्स होने लग रही है, तो मैं पेशेंट की रिपोर्ट्स में क्रेाटिनिन को कम करके दिखाता हूँ। तभी मैं कहता हूँ कि रिपोर्ट रिवर्स होने लग रही है।
कोई लास्ट स्टेज का इमरजेंसी सिम्पटम्स में कोई बंदा आ जाए तो अलग बात है कि भाई 100 में से 1 बंदे को बेनिफिट ना भी मिले, लेकिन 90 से 99 बंदों को पॉजिटिव रिजल्ट मैं देता हूँ। तब जा करके मैं कहता हूँ हाँ भाई पेशेंट की सीकेडी रिवर्स होने लग रही है। लेकिन ये क्या, सिम्पटम्स में भी मैं आराम देता हूँ, लेकिन इनका तरीका सिम्पटम्स में आराम दिया, लेकिन पेशेंट की रिपोर्ट्स के नाम पे ये कह दिया रिपोर्ट्स को मत देखो, बीमारी क्योर नहीं है, आप सिम्पटम्स के ऊपर फोकस रखो। अरे यार, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाने लग रहे हो? मेरी सभी पेशेंट से केवल एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक बात बताने लग रहा हूँ। जब आप गर्म पानी में बैठते हो, तो आपका यूरिया, यूरिक एसिड कम हो जाता है और पानी स्वेलिंग भी कम हो जाती है, शरीर में जो बढ़ा हुआ पानी है, वो भी कम हो जाता है। आपका यूरिया कम हो गया, यूरिक एसिड कम हो गई, आपकी स्वेलिंग क चली गई, तो इन चीज़ों की वजह से जो आपका इमरजेंसी सिम्पटम आने होते हैं, वो डिले हो जाते हैं। वो इमरजेंसी सिम्पटम डिले हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि शरीर के अंदर में केराटिनिन इतनी ज़्यादा मात्रा में कम नहीं होता, थोड़ी मात्रा में निकलता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलता, तो वो केराटिनिन शरीर के अंदर में बिल्डअप होकर के बढ़ता रहता है। पोटेशियम बढ़ता रहता है, फास्फोरस बढ़ता रहता है। तो इन पैरामीटर्स के ज़्यादा होने पर एकदम से इमरजेंसी सिम्पटम आते हैं। उस केस में 90% पेशेंट आईसीयू में एडमिट हो चुके हैं, बहुत से लोग मर चुके हैं। पिछले इवेंट में इन्होंने जो पेशेंट दिखाए थे, आज के टाइम पे वो पेशेंट हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस करवाने लग रहा है। नहीं तो लास्ट इवेंट में जो पेशेंट आया था उसको बुलाते वो कहाँ चला गया? आपने जो बुक में 100 पेशेंट का ज़िक्र किया था, उन पेशेंटों को बुलाते, उनकी रिपोर्ट दिखाते कि 1.2 के नीचे क्रेाटिनिन आ गया, वे सारे पेशेंट कहाँ चले गए? ऐसे लोगों को गुमराह मत करो। मैंने आपको साइंटिफिक बात बताई है। यूरिया कम होता है, यूरिक एसिड कम होता है, स्वेलिंग कम होती है, इसकी वजह से पेशेंट को रिलैक्सेशन और बेनिफिट मिलता है। लेकिन बाद में इमरजेंसी दिक्कतें आती हैं। टेम्परेरी टाइम के लिए डायलिसिस छूटता है, लेकिन जैसे ही पेशेंट वापस से नॉर्मल लाइफ के ऊपर जाने की कोशिश करता है, 3 महीने, 6 महीने के बाद वापस से आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। ये सच्चाई है ग्रेड थेरेपी की। अगर मैं झूठ बोलने लग रहा हूँ, तो मेरे को 1 या 2 रिपोर्ट दिखा दो जिनमें क्रेाटिनिन 1.2 के नीचे आ गया है। मैं मान जाऊँगा हाँ भई मेरी गलती है। लेकिन रिपोर्ट दिखाने के नाम पे ये कह देते हैं कि लोगों को गुमराह करने लग रहे हैं, रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा मत करो, सिम्पटम्स के ऊपर भरोसा मत करो, सिम्पटम्स के ऊपर भरोसा मत करो। ठीक है, ये तो एलोपैथी के एजेंट बन रखे हैं, इस वजह से इस प्रकार की बातें करने लग रहे हैं। अरे हम एलोपैथी के एजेंट अगर होते तो नेचुरोपैथी को सपोर्ट क्यों करते? दिल से चाहता हूँ कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। बस दिल इस वजह से दुखने लग रहा है कि पेशेंट को क्या है, ये फ्री का जो फंडा इन्होंने बना रखा है ना, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। कि लोगों को फ्री में सब कुछ बता दो, लेकिन घूम फिर के पिट के थोड़ा-सा बेनिफिट मिलते ही आएगा बंदा हॉस्पिटल में ही। फ्री का झुनझुना पकड़ा दो कि ये देखो मैंने फ्री में सब कुछ बता दिया, ये देखो फ्री में मैंने सब कुछ बता दिया। फिर भी बंदे को आना हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि बंदा घर पे करेगा, घर पे करने के बाद में थोड़ी बहुत मिस्टेक करेगा, थोड़ा-सा उसको स्वेलिंग में बेनिफिट मिल जाएगा, क्रेाटिनिन में बेनिफिट मिल जाएगा, यूरिया में बेनिफिट मिल जाएगा। पेशेंट ये सोचेगा जब मैं खुद से करने लग रहा हूँ, तो थोड़े से में मेरे को इतना बेनिफिट मिलने लग रहा है। अगर मैं हॉस्पिटल से अच्छे से सीख करके आके करूँगा, तो क्या पता मैं पूरा ठीक हो जाऊँ। तो फिर जा करके हॉस्पिटल में जा करके बंदा 1 डेढ़ लाख रुपए दे करके आएगा, फिर घर वहाँ पे 1 डेढ़ लाख रुपए बर्बाद करने के बाद में घर पे आएगा, ज तब तक उसके सारे पैरामीटर्स बढ़ चुके होंगे, फिर उसकी अकल ठिकाने आएगी, जब उसको इमरजेंसी दिक्कतें आएँगी, फिर वो रोएगा कि मेरे 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बर्बाद हो गए, मैंने टब में 25,000 रुपए फूँक दिए और मेरे को किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिला। ये चीज़ें होने लग रही है पेशेंट के साथ में। इतनी बुरी हालत हो रखी है पेशेंट की इस ग्राइड थेरेपी की वजह से, लेकिन फिर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिल दुखने लग रहा है मेरा, ऐसा हाल कर रखा है पेशेंट का। ठीक है? फ्री के नाम पे लोगों को झुंझुना पकड़ा के फ्री में करो, घर पे करो, खुद से करो। अरे मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करने लग रहा हूँ। सच बताऊँ तो एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है, नहीं तो मैं दिल से लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ग्राइड थेरेपी करनी है, करो। बेझिझक करो। आपको ग्राइड थेरेपी करनी है, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। ठीक है? मैं तो इसको सपोर्ट करूँगा नहीं, मैं तो किसी को कहूँगा नहीं भई मरने के लिए कि आप इसमें बैठो और मरो। लेकिन अगर आपको करनी है तो मेरी बात मान लीजिएगा, बस छोटी-सी बात मान लीजिएगा, छोटा भाई समझ करके या बेटा समझ करके, कुछ भी समझ करके मेरी इतनी-सी बात मान लीजिएगा, करिएगा तो केवल और केवल घर पे कीजिएगा, उनके हॉस्पिटल में जा कर के मत कीजिएगा। केवल 2 काम करने हैं इनके अकॉर्डिंग आपको, डीआईपी डाइट लेनी है और गर्म पानी में बैठना है और हेड डाउन टिल्ट थेरेपी करनी है। यानी कि ग्रैड थेरेपी और डीआईपी डाइट के 2 काम करने हैं और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के अकॉर्डिंग आपके इन 2 काम से सीकेडी रिवर्स हो जाएगी। और मैं लिख करके देता हूँ, आपको रद्दी भर का भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। क्रेटिनिन 1.2 के नीचे आना तो दूर की बात, अगर आपका क्रेटिनिन 8 है और 3 के नीचे आ जाए इस थेरेपी को करके, तो मेरा नाम बदल देना। अगर आप डायलिसिस पेशेंट हो और डायलिसिस बंद करने के बाद में आपका क्रेटिनिन 1.2 के नीचे आ जाए इस थेरेपी को करने के बाद, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन अगर आपको करनी है, तो आप इसको अपने घर पे करो। अपने घर पे करो, चाहे 6 महीने करो, चाहे साल भर करो, चाहे 2 साल करो, इसको अपने घर पे करो।
और मैं लिख करके देने लग रहा हूँ। जब आपको इमरजेंसी सिम्पटम आएँगे ना, तब आपकी अकल ठिकाने आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि अंकित सर ठीक कहने लग रहे थे, हम तो बर्बाद हो गए। शुक्र है फिर आप मेरे सामने भी हाथ जोड़ोगे। आप मेरे को कहोगे कि बहुत-बहुत धन्यवाद अंकित सर, आपकी बात मान करके हमने इसको घर पे किया और हम घर पे ही हमें इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, कम से कम हमारे 1.5 लाख रुपए तो बर्बाद होने से बच गए। आपकी बात मान ली हमने। अरे अगर आपको मैं पेमेंट बेसिस पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देता हूँ, लेकिन मैं नहीं कह रहा आप मेरे से ट्रीटमेंट लो, मत लो, मेरे से भी ट्रीटमेंट मत लो। लोग ऐसे-ऐसे हैं जिनको सब कुछ फ्री में चाहिए, फ्री में लेकर के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके फिर रो पिटते हैं। ठीक है? आप मेरे से भी ट्रीटमेंट मत लो, मैंने एक वीडियो बना रखा है फ्री ट्रीटमेंट फॉर पुअर पीपल। आप उस वीडियो को देखो, उस वीडियो में मैंने इतनी अच्छी जानकारी दे रखी है। अरे पाकिस्तान के पेशेंट, अमेरिका के पेशेंट, इंडिया के पेशेंट उस वीडियो को देख करके मेरे को कांग्रेचुलेशन कहते हैं, मेरे को धन्यवाद कहते हैं। मेरे को कहते हैं सर हमने आपका वो फ्री वाला वीडियो देखा, मेरा केराटिन 6 से लेकर के 2 पे आ गया। और मैं रिपोर्ट्स भी शो करता हूँ उनकी, टाइम-टाइम पे स्टेटस पे रिपोर्ट लगाता रहता हूँ, यूट्यूब के ऊपर रिपोर्ट लगाता हूँ। इसको कहते हैं रिवर्स करना और इसको कहते हैं फ्री में रिवर्स करना, कि फ्री ट्रीटमेंट फॉर पुअर पीपल। एक वीडियो को देख करके पेशेंट इतना बेनिफिट ले लेता है। 70 एज का बंदा, उसने वो वीडियो देखा, उसने उस वीडियो को देख करके 1 दिन में 3 घंटा कपालभाति करना चालू कर दिया। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चल रहा था, 3 महीने से डायलिसिस बंद है। उसको कहते हैं बिल्कुल करेक्ट जानकारी देना और बिल्कुल सही में लोगों को बेनिफिट देने वाली बातें बताना। लोगों और मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ उनमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे लोगों को नुकसान हो जाएगा किसी प्रकार का। और इनकी थेरेपी से लोग मरने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी चीज़ों को पीछे हटने को तैयार नहीं। और मेरे जैसे लोग अगर सच्चाई बताने लग रहे हैं तो उनको गंदा बोलने लग जाते हैं, उनको उल्टा-सीधा सुनाने लग जाते हैं, उनको एलोपैथी का एजेंट बोलने लग जाते हैं। अरे बेशर्मो, थोड़ा तो सुधर जाओ। कम से कम आपके घर में कोई बंदा होगा, उसने इसको यूज़ करा है, तो आपको खुद को अकल आ चुकी होगी कि क्या हुआ आपके साथ। अरे कम अकलो, आप में से जो भी बंदा ऐसा है, जो उनकी तारीफ़ करने लग रहा है, आप डीआईपी डाइट के लिए थायरॉइड के ऊपर, बीपी के ऊपर, शुगर के ऊपर, थैलेसीमिया के ऊपर, कैंसर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर तारीफ़ करो। लेकिन किडनी के ऊपर तो तब बोलो ना जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज है, पेशेंटों को प्रैक्टिकल नॉलेज है, पेशेंटों ने उसको फ़ॉलो करा है, उनको जो रिज़ल्ट मिला है, उसको देख कर के वे बेचारे रोने लग रहे हैं। अब 7-8 बंदे ऐसे दिखा करके जिनका डायलिसिस बंद हो रखा है, लेकिन उन बंदों की शक्ल देख करके पता चलने लग रहा है कि इन बंदों की क्या हालत है। डेली उनको गर्म पानी में बिठाने लग रहे हो, लेकिन रिपोर्ट्स के नाम पे ये कहने लग रहे हो कि भाई रिपोर्ट्स तो आप इग्नोर करो। मैं लिख के देने लग रहा हूँ, आप उनकी गर्म पानी की थेरेपी भी बंद करवा दो। ठीक है? उसके बाद देखना 3 महीने के अंदर वे बंदे आईसीयू में एडमिट ना हुए मिल जाएँ तो आपको। कोई क्योर-व्योर नहीं हुई है उनकी सीकेडी। टेम्परेरी टाइम के लिए बेनिफिट मिलने लग रहा है कि उनका यूरिया, पोटेशियम, फास्फोरस थोड़ी-थोड़ी मात्रा में यूरिक एसिड निकलने लग रहा है, तो उनके सिम्पटम्स डिले होने लग रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद में आप वेट करके देख लीजिए, उन्हीं बंदों को आप 1 साल बाद वापस से अपने इवेंट में बुला लीजिएगा। सेम बंदे जो पिछले इवेंट में आए थे और इस इवेंट में आए हैं, 1 साल बाद बुला लीजिएगा। मैं लिख के देने लग रहा हूँ, या तो ये बंदे बचे नहीं होंगे या तो फिर ये बंदे डायलिसिस पे जा चुके होंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो करना है कर लीजिएगा। मेरा बहुत दिल दुखा है इस इवेंट से। कुछ मैंने गलत बोल दिया है तो मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी माँगता हूँ। छोटा भाई या बेटा समझ करके मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। ये वीडियो केवल और केवल मैंने अपना दुःख बताने के लिए, सच्चाई बताने के लिए की क बनाई है। किसी को अगर मेरे ऊपर भरोसा करना है तो करें, ना करना तो मत करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।